हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के इस अध्याय 4 में। अब तक जो है हम 3 चैप्टर देख चुके हैं, जिसमें हमारा लास्ट वाला था खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल एवं पोषण स्तर। इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आज का जो टॉपिक है ये है पारिस्थितिक पिरामिड एवं जैव आवर्धन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको पढ़ के आपको काफी मजा आने वाला है। और इस टॉपिक में हम काफी महत्वपूर्ण जो है पिरामिड उस पर चर्चा करेंगे और आपके एग्जाम के ओरिएंटेड जो चीजें हैं उनको हम देखने का प्रयास करेंगे, साथ ही बताने का प्रयास करेंगे किस तरह से आपके पेपर में जो है पूछा जाता है यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 है पारिस्थितिकी पिरामिड एवं जैव आवर्धन। इसमें अगर हम देखें पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा ये कहाँ से आती है, तो पारिस्थितिक पिरामिड जो है परितंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों पर ऊर्जा संख्या जैव भार के क्रमिक परिवर्तन को पिरामिड के रूप में दर्शाता है। तो 3 बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1 ऊर्जा, नंबर 2 संख्या और जैव भार। तो इसके जो क्रमिक परिवर्तन है उसके आधार पर ही हम जो है पिरामिड को समझने का प्रयास करते हैं। पोषण स्तरों का क्रम देख लीजिए, ये मैंने आपको कल बताया था, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। यानी कि उत्पादक कौन है, स्वपोषी जो है स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो कि इनको खाते हैं वह शाकभक्षी जीव होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता जैसे कि मांसभक्षी शाकभक्षियों को खाते हैं। और तृतीय उपभोक्ता जो मांसभक्षी को अन्य भक्षियों को भी खा लेते हैं, जैसे कि कुछ मांसभक्षी हैं या फिर शाकभक्षी हैं, इन दोनों को खा लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये देखिए बताया गया है कि किस तरह से कौन किसको खाता है, तो ये सब दिखाया गया है। एक सरल जो है खाद्य श्रृंखला, इसका उदाहरण देख लीजिए। अगर कल वाली जिसने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर देख सकता है, घास को टिड्डा खाता है और इसके मेंढक, और मेंढक के बाद सांप, सांप के बाद बाज। तो ये जो है सरल खाद्य श्रृंखला है। अगर आपने खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है उसको चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। पिरामिड की आवश्यकता आखिर क्यों होती है, इसको समझ लीजिए। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय एवं क्रमिक होता है, जिसे समझने में मदद मिलती है। इस पिरामिड की वजह से पोषण स्तरों के बीच परस्पर संबंध को सरल रूप से दर्शाया जा सकता है। किसी भी स्तर पर परिवर्तन के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। परितंत्र के संतुलन और स्थिरता को समझने का आधार प्रदान करता है। ये देखिए, जब भी हम किसी भी जैव विविधता है या परितंत्र है, उसकी बायोडायवर्सिटी या फिर अगर हम वहाँ के नीति निर्माण की बात करें, उसके लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। संख्या का पिरामिड क्या है, इसको देख लीजिए। यह पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर उपस्थित जीवों की संख्या को दर्शाता है। जो संख्या का पिरामिड है, अब हम बात करेंगे मेन पिरामिड के ऊपर। इसमें आधार है बेस पर उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक तथा शीर्ष पर उपभोक्ताओं की संख्या सबसे कम होती है। देखिए यहाँ पर देखना है कि जो संख्या का जो पिरामिड है ये 2 तरीके का बनता है। एक तो होता है उल्टा और एक होता है सीधा। तो सीधा देखिए कैसे होता है कि नीचे जो है उत्पादक होंगे, जैसे कि घास फूस, यानी कि अधिक मात्रा में घास फूस होगी। उस घास फूस पर जो निर्भर जीव जंतु हैं वह कितने होंगे, कम होंगे उससे, क्योंकि घास फूस ज्यादा होगी, ये पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, लेकिन उस पर निर्भर जीव कितने होंगे, कम होंगे। फिर अगर हम बात करें इन जीवों पर निर्भर जीव कम होंगे, और उसके बाद जो ये जीव हैं इन पर निर्भर जीव भी कम होंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं शीर्ष जो उपभोक्ता है, तो इन जीवों पर निर्भर होते हैं और ये भी फिर कम होते जाएंगे। तो इस तरह से एक क्रम जो है चलता जाता है और इसका आधार चौड़ा होता है। तो देख सकते हैं आधार चौड़ा है और शीर्ष की ओर जो है क्रमशः कम होता जाता है, तो ये पतला होता जाता है इस तरह से। ठीक है, चलिए अब उल्टा पिरामिड देखते हैं। उल्टा पिरामिड क्या है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। सी टेट और यूपी टेट, तो ये ऐसे समझ लीजिए यहाँ से प्रश्न वहाँ पूछा ही जाता है। तो देखते हैं उल्टा पिरामिड क्या होता है। उल्टा पिरामिड जो है ये विशेष तौर से पेड़ पर बनता है। पेड़ पर बनता है, जैसे कि आप मान लेते हैं कि पेड़ जो है ये है, ठीक है। तो पेड़ के ऊपर रहने वाले जीव जंतु ज्यादा होंगे, पेड़ पर ऊपर रहने वाले जीव जंतु ज्यादा होंगे, उसके बाद नीचे 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 आते आते कम होते जाएंगे। तो सिर्फ वही है जो उल्टा पिरामिड, इसी को कहते हैं। इस पिरामिड के आधार संकीर्ण होता है और शीर्ष की ओर संख्या बढ़ती जाती है। देखिए कैसे, जैसे कि पेड़ के ऊपर सबसे अधिक जीव जंतु होंगे, उससे नीचे कम होंगे, उससे नीचे कम होंगे, उससे नीचे कम होंगे, उससे नीचे कम होंगे। तो ये क्रम जो है चलता जाता है। चलिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं उनको देख लेते हैं। संख्या का पिरामिड केवल जीवों की गिनती पर आधारित होता है, ये आपको याद रखना है। ये आकार, भार या ऊर्जा को नहीं दर्शाता है। तो ये सिर्फ गिनती के लिए है, ना कि आकार और भार ऊर्जा के लिए। एक ही परितंत्र में एक पिरामिड सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। ये जीवों की संख्या या संरचना पर निर्भर करता है, तो ये आपको याद रखना है।
जहाँ पर परजीवी जीवों की संख्या बहुत अधिक होती है, वहाँ यह पिरामिड अक्सर उल्टा होता है। ठीक है? विभिन्न परितंत्रों में संख्या का पिरामिड सीधा होता है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे घास के मैदान में संख्या का पिरामिड सीधा होगा, तालाब में संख्या का पिरामिड सीधा होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैव भार का पिरामिड। जैव भार क्या है? पहले इसको देख लीजिए। जैव भार, अभी हमने किसकी बात की थी? देखिए, अभी हमने बात की थी संख्या का पिरामिड की, अब हम बात करते हैं जैव भार के पिरामिड की। किसी निश्चित क्षेत्र या निश्चित समय में किसी पोषण स्तर पर उपस्थित सभी जीवों के कुल शुष्क भार, उस स्तर का जैव भार कहते हैं। जैव भार पिरामिड की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं कि इसका जो आधार है उत्पादकों का होता है। जैसे जैसे हम शीर्ष उपभोक्ता की ओर जाते हैं, जैव भार कम होता जाता है। स्थलीय परितंत्र में यह सामान्यतः सीधा होता है, जबकि जलीय परितंत्र में ये उल्टा होता है। तो यहाँ पर समझ लेना है कि जो जैव भार वाला पिरामिड है, ये स्थल पर सीधा होगा, स्थल पर सीधा होगा, लेकिन जलीय क्षेत्र में ये कैसा होगा? उल्टा होगा। ये आपको समझ लेना है। देख लेते हैं स्थलीय पिरामिड जैव भार कैसे होता है। जैसे कि मान लेते हैं बायोमास की संख्या की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जैव भार मतलब शुष्क भार या फिर बायोमास। तो इसमें क्या है कि जो घास फूस है या फिर जो कार्बन है, तो वह सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? यानी कि आधार में, जंगल में अगर आप जाते हैं तो बायोमास सबसे अधिक जंगल में पेड़ पौधे घास फूस इनमें मिलेगा। उसके बाद फिर कहाँ है? उसके बाद मिलेगा प्राथमिक उपभोक्ता में, जो इनका सेवन करते हैं, शाक पक्षी हैं। उसके बाद द्वितीयक में क्योंकि संख्या कम होती जाती है ना, इस वजह से ये जो है कम होता जाता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम जलीय परितंत्र की। जलीय परितंत्र को एक बार समझ लीजिए कि जैव भार उल्टा कैसे होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जलीय परितंत्र में क्या होता है कि सबसे अधिक जो अ, अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया है, साथ ही जो घास फूस है, सबसे अधिक कहाँ मिलेगी? समुद्र के ऊपरी क्षेत्र में साइनोबैक्टीरिया है, घास फूस है, जो उनको खाने वाले जीव जंतु हैं, वो सबसे ऊपर मिलेंगे। उसके बाद जो इनको खाने वाली छोटी मछली होगी, वो इस इनके आसपास ही मिलेगी, यानी कि नीचे मिलेगी थोड़ी सी। और इनसे बड़ी मछली उससे नीचे मिलेगी, और उनसे बड़ी मछली उससे नीचे मिलेगी। तो इस तरह से जो है समुद्र के जैसे जैसे हम नीचे तल पर जाते रहेंगे, संख्या कम होती जाएगी, और ये जैव भार की भी संख्या कम होती जाती है। तो ये आपको समझ लेना है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कुछ, उनको देख लेते हैं। जैसे कि स्थलीय परितंत्र में पौधों का जैवभार अधिक होने से सीधा पिरामिड बनता है। जलीय परितंत्र में फाइटोप्लवक बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं और नष्ट होते रहते हैं, इसलिए उनका उपस्थिति समय कम होता है और जैवभार कम होता है। इसलिए जलीय परितंत्र में ऊपर के स्तरों का जैवभार अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है। उदाहरण देखिए, स्थलीय परितंत्र जैसे कि घास भूमि, वन, रेगिस्तान, कृषि। तो ये मुझे लगता है समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखें जलीय परितंत्र में, तो जलीय परितंत्र में तालाब, झील, नदी, समुद्र आदि जो है इस तरह से हैं। अब देख लेते हैं ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड क्या है? तो अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड। उसके बाद हमने देखा जैव भार का पिरामिड, और अब हम देखेंगे ऊर्जा का, यानी कि एनर्जी जो है उसका पिरामिड। ये पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। जैसे जैसे हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं, ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। ये पिरामिड जो है सदैव सीधा यानी कि अपराइट होता है, और कभी उल्टा नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा जो है एक दिशा में ही बहती है, तो इसलिए जो है ये पिछले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया था। उससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि ऊर्जा जो है केवल एक दिशा में बहती है, इसलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये उल्टा नहीं होता है। इसमें ऊर्जा की इकाई के रूप में किलोजूल प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष या का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इस किस तरह से पिरामिड बनता है इसका। जैसे कि उत्पादक है, तो ये घास फूस है, ये सबसे अधिक एनर्जी लेंगे। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, और इस तरह से एनर्जी कम होती चली जाती है, यानी कि 10% एनर्जी कम होती जाती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे घास फूस से 10% एनर्जी जो है इनको मिली। उसके बाद 10% इसकी इसकी 10% इसकी 10% इसको मिली, और फिर इस मेढक की 10% सांप को मिलती है, और सांप की 10% एनर्जी इसको मिलती है। तो ये अब आपको समझ में आ चुका होगा ऊर्जा का 10% का नियम। ऊर्जा का पिरामिड की विशेषताएं देख लेते हैं एक बार क्या है कि यह पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ऊर्जा है सदैव एक दिशा में ही बहती है, ये आपको याद रखना है। ऊर्जा दूसरी दिशा में नहीं जाती है, वापस नहीं जाती है, उसको लौटाया नहीं जा सकता है। ऊर्जा एक दिशा में जाती है, इसलिए इसका पिरामिड सीधा बनता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कमी होती जाती है, तो ये आपको याद रखना है कि हर स्तर पर ऊर्जा की मात्रा की कमी होती जाती है, इसलिए ऊर्जा के पिरामिड की ये भी विशेषता है। इस पिरामिड में ऊर्जा का नुकसान मुख्यतः ऊष्मा के रूप में होता है,
यानी कि हीट के रूप में होता है। ऊर्जा ना तो पुनर्चक्रित होती है और ना ही वापस पूर्व स्तर पर लौटती है। यह पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा गतिशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो ये आप समझ चुके हैं कि ऊर्जा पिरामिड की कुछ विशेषताएं हैं। लगभग ये जो है मैंने आपको पहले ही पॉइंट बताए थे, ये वही पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। तीनों पिरामिडों की एक बार तुलना करके देख लेते हैं, जैसे कि संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और इसी तरह से ऊर्जा का पिरामिड। वैसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो प्रत्येक पोषण स्तर पर उपस्थित जीवों की संख्या कौन दर्शाता है? संख्या का पिरामिड। और इसी तरह से जैव भार का पिरामिड क्या होता है? प्रत्येक पोषण स्तर पर उपस्थित जीवधारियों के कुल जैव भार को दर्शाता है। और ऊर्जा का पिरामिड क्या करता है? प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। अगर जो है आप लोगों को याद नहीं हुआ है तो फिर से एक बार बैक कीजिए, फिर याद कीजिए, फिर यहाँ पर आइए। ठीक है? तो मुझे लगता है यहाँ पर मैंने सब आपको बता दिया है। कुछ जो अगर हम देखें तुलना के आधार पर, तो तुलना क्या है कि संख्या का पिरामिड क्या करता है और जैव भार का पिरामिड क्या करता है, ऊर्जा का पिरामिड क्या करता है, एक बार इनकी तुलना करके देख लेते हैं। क्या दर्शाता है? जो संख्या का पिरामिड है ये जीवों की संख्या को दर्शाता है। जैव भार का जो पिरामिड है ये जीवों का कुल जैव भार दर्शाता है। ऊर्जा का पिरामिड है ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। आधार की बात करें तो संख्या के पिरामिड में संख्या अधिक हो सकती है, जैव भार में अधिक है और ऊर्जा अधिक है। ठीक है, इसमें ऊर्जा अधिक होती है। शीर्ष पर अगर हम बात करें तो संख्या कम होती जाती है, जैव भार कम होता जाता है और ऊर्जा कम होती जाती है शीर्ष पर तो तीनों में कम होती जाती है। ठीक है। आकार की बात करें तो सीधा या उल्टा दोनों हो सकता है। कौन सा? संख्या पिरामिड का। इसी तरह से जैव भार का पिरामिड स्थलीय परितंत्र में जो है सीधा होता है, जबकि जलीय परितंत्र में ये उल्टा होता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। साथ ही ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया था कि पेड़ पर रहने वाले कीट, झील जो है इसमें उल्टा हो सकता है, घास के मैदान में सीधा होता है और सभी परितंत्रों में एक समान होता है ऊर्जा का पिरामिड में। चलिए कुछ मुख्य पॉइंट हैं, इनको आप देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की कुछ सीमाएं हैं, उनको समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि खाद्य जाल को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाता है ये एक संख्या को ही बताता है, जैसे कि एक क्रम बता दिया इसने। लेकिन ये जो है जिस तरह से हमने खाद्य जाल के बारे में कल चर्चा की थी कि एक जीव एक दूसरे पर इस तरह से निर्भर होते हैं, कोई किसी को खा रहा कोई किसी को खा रहा है, तो ये जो है उसके बारे में ठीक से नहीं बताता है। ये केवल सीधी खाद्य श्रृंखला के आधार पर बनाया जाता है, जबकि प्रकृति में खाद्य श्रृंखला बहुत जटिल होती है। सपोज कीजिए आप एक जंगल में जाते हैं, जंगल में आपको तरह-तरह के जीव मिलेंगे और सारे जीव एक-दूसरे पर निर्भर होंगे। लेकिन इसका कार्य सिर्फ इतना है कि ये जो है एक सरल रेखा बना देता है। ऐसा जंगल में वास्तविकता में नहीं देखा जाता है। अपघटकों को सामान्यतः इसमें शामिल नहीं किया जाता है। पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको अपघटक को यानी कि डिकम्पोज़र के बारे में बताया था, लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे सिर्फ यहाँ पर उत्पादक से लेके उपभोक्ता तक की सारी जानकारी है, उसके बाद की कोई जानकारी नहीं है, यानी कि अपघटक की जानकारी नहीं है। एक जीव एक से अधिक पोषण स्तर पर हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया है, कई जीव अलग-अलग समय पर अवस्थाओं में विभिन्न पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं, जिन्हें पिरामिड में सही तरह से नहीं दर्शाया गया है। ये मैंने आपको बताया है कि जैसे खाद्य जाल में इस प्रकार परिस्थिति पिरामिड परितंत्र की वास्तविक जटिलताओं को सरल रूप में दर्शाता है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। जैव आवर्धन, यानी कि अगर हम देखें तो जैव आवर्धन क्या है, इसको पहले ये समझ लीजिए कि है क्या। जब किसी जल या भूमि पारितंत्र में उपस्थित हानिकारक रसायन जैसे कि डीडीटी, पारा, पीसीबी, कैडमियम जो है ऐसे ही हानिकारक जो तत्व हैं वह खाद्य श्रृंखला द्वारा एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में जाते हैं, तो उनकी सांद्रता क्रमशः क्या होती है? बढ़ती जाती है। इस वृद्धि को जैव आवर्धन कहते हैं। तो अब क्या याद रखना है? देखिए, जैव आवर्धन काफी महत्वपूर्ण है। ये आपको याद रखना है कि जैव आवर्धन कहते किसको हैं और इसमें होता क्या है कि उनकी सांद्रता किसकी हानिकारक जो तत्व हैं या पदार्थ हैं जैसे कि डीडीटी, पारा, पीसीबी, कैडमियम इत्यादि जो हैं यानी कि लेड, तो इत्यादि जो हैं इनकी संख्या जो है एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाते-जाते बढ़ती जाती है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, देखिए किस तरह से। सपोज कीजिए कि आप जो है एक तालाब के पास खड़े हैं, वहाँ आप देखते हैं घास फूस, ठीक है? लेकिन घास फूस के साथ-साथ वहाँ आप देखते हैं कि नदी से पानी आ रहा है या सॉरी फैक्ट्री से पानी आ रहा है, आस-पास में बोतलें पड़ी हुई हैं, ठीक है? पॉलीथीन पड़ी हुई है पॉलीथीन पड़ी हुई है और ऐसे ही बहुत सा कचरा पड़ा हुआ है यहाँ आस-पास में। अब हम क्या देखते हैं कि धीरे-धीरे ये कचरा भी डिकम्पोज़ होता है या इसके साथ में जो हानिकारक तत्व आते हैं नाले के साथ में जो हानिकारक तत्व आते हैं वो छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और होता क्या है कि ये पौधा जो है अपनी जड़ों के माध्यम से इनको ले लेता है। जब पौधा अपनी जड़ों के माध्यम से इनको लेता है, तो इन पौधे को कोई कोई खाता होगा ना,
क्योंकि पौधे की पत्तियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में कौन खाता है? फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि जो छोटे जीव होते हैं, वह इनको खाते हैं। अब जो छोटे जीव हैं, इनको छोटी मछलियाँ खाएँगी, जो छोटी-छोटी मछलियाँ होती हैं, वह इन जीव को खाती हैं। तो क्या होता है, मान लेते हैं, एक पौधे में 0.00003 ppm ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं, ठीक है? तो अब क्या है कि अगर इन पौधों को फाइटोप्लैंक्टन खाते हैं, तो उनके पास कितना पहुँचेगा? 0.04 ppm पहुँच जाएगा, यानी कि इनसे थोड़ी सांद्रता उनके अंदर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बार-बार खाएँगे ना। जब किसी चीज़ को हम बार-बार खाएँगे और ये जो है हमारे जो पेट है यानी कि उदर है, उसमें इकट्ठा होता जाएगा, तो फिर क्या होगा कि हमारे अंदर संख्या बढ़ जाएगी इस चीज़ की। फिर ये मछलियाँ हैं, अब भाई संख्या इनके अंदर बढ़ गई, संख्या इनके अंदर बढ़ गई, एक तो ये और दूसरा मछलियाँ जो छोटी मछलियाँ हैं, इनको बार-बार खाएँगी, बार-बार खाएँगी, तो इस वजह से इनके अंदर भी संख्या बढ़ जाती है और ये कितनी पहुँच जाती है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने माना है 0.5 ppm हो जाती है। अब इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाएँगी, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि यही तो क्रम है, यही तो खाद्य श्रृंखला है। तो अब इन छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाती हैं, अब बड़ी मछलियाँ जब खाएँगी, तो फिर क्या होना है? क्योंकि एक तो इन बड़ी मछलियों जो हैं, छोटी मछलियों को बार-बार खाएँगी, एक उससे सांद्रता बढ़ेगी। दूसरा जो है कि इनके अंदर ऑलरेडी बढ़ी हुई है, इस वजह से इनके अंदर और अधिक बढ़ जाएगी और वो कितनी हो जाएगी? 2 ppm। इसी तरह से ये जो है सांद्रता कहाँ बढ़ती है? 25 ppm हो जाती है बाज़ तक पहुँचते-पहुँचते, यानी कि शीर्ष उपभोक्ता तक पहुँचते-पहुँचते इनकी सांद्रता बढ़ती जाती है। तो समझ गए आप इस बात? जैव आवर्धन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो प्रश्न है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यहाँ तक कि ये मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो ये रसायन वसायुक्त होते हैं, जल में घुलते नहीं हैं, इसलिए जीवों के ऊतकों में जमा हो जाते हैं। जैसे-जैसे ये रसायन उच्च पोषण स्तर पर पहुँचते हैं, इनकी मात्रा बढ़ती जाती है। शीर्ष उपभोक्ता जैसे कि पक्षी या फिर मनुष्य में इनकी सांद्रता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये हानिकारक पदार्थ हैं, तो इनसे अगर हम मछली खाते हैं या कुछ और खाते हैं, ये तो हमारे शरीर में भी पहुँचते हैं। आगे की वीडियो में हम अच्छे से मानव शरीर में होने वाली ऐसे ही जो हानिकारक रसायन हैं या दूषित चीज़ें हैं, उनसे किस तरह का प्रभाव पड़ता है मानव शरीर पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। आप जो है इसको अंत तक देखिए, हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये हमारा जो लेक्चर है पूरा इकोलॉजी एनवायरनमेंट को समझने के लिए है। तो जितने भी रोग हैं या जितनी भी इससे संबंधित कानून हैं, नियम हैं, उन सबको हम डिटेल में देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो? आप जो है इसको लाइक करते जाइए, अगर अच्छी लगती है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये परितंत्र में रहने वाले जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। हानिकारक कैसे होता है? देखिए, इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि डीडीटी है। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जो डीडीटी एक ऐसा रसायन है जो अगर पक्षी खाते हैं इसको, मतलब पक्षियों में ये पहुँचता है, तो ये क्या करता है कि उनके जो एग है, उनका जो एग है यानी कि अंडा है, उस अंडे का जो छिलका होता है उसको कमज़ोर कर देता है। अंडे को छिलकों को कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये ये जो है ना, अ, अंडे के छिलके पतला हो जाएगा, तो इनके प्रजनन में बाधा आ जाती है। प्रजनन में बाधा आने के कारण जो है इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है और इस तरह से पारिस्थितिकी जो हमारा है उसको प्रभावित करते हैं। तो आवश्यकता ये है कि हमें जो है नदी नालों में इन तरह की चीज़ों को नहीं डालना चाहिए। हम पॉल्यूशन में भी देखेंगे, ऐसा नहीं है, अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड का महत्व, इसको देख लेते हैं कि आखिर इसका महत्व क्या है? क्योंकि अभी तक हमने इसकी बुराइयाँ देखी कि इसमें ये कमी, इसमें ये कमी है। अब हम इसका महत्व देखते हैं। ऊर्जा का प्रभाव को समझने में ये सहायक है। ये पिरामिड ये दर्शाता है कि ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक किस प्रकार प्रवाहित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना समझने में सहायक है। ये विभिन्न पोषण स्तरों के बीच संबंधों और उनकी परस्पर निर्भरता को स्पष्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से क्रम चलता है, ये आप देख सकते हैं। पर्यावरणीय प्रबंधन में उपयोगी होता है। ये जानने में मदद करता है कि यदि किसी एक स्तर पर परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर कैसे पड़ता है। तो ये समझने का भी हमें जो है प्रयास कराता है ये। तो परिस्थिति पिरामिड में प्रकृति में ऊर्जा प्रवाह, पोषण संबंधों और संतुलन को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसीलिए जो विशेषज्ञ हैं, वह इसका यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि किस तरह का बनता है पारिस्थितिकी पिरामिड। और अगला जो हमारा लेक्चर होगा ये है जैव विविधता एवं संरक्षण से। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो के लिए। देखिए, आज हमने चर्चा की है खाद्य श्रृंखला में रसायनों की बढ़ती सांद्रता, क्योंकि ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इसको अच्छे से करिए। और उसके बाद हम देखते हैं जो हमने पिरामिड की जो सीमाएं हैं उनको देखा।
साथ ही तीनों पिरामिडों की तुलना की और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, संख्या का पिरामिड या भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ उल्टा बनता है, कहाँ सीधा बनता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से ये हमने कवर किया है और इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा अध्याय यहीं पर खत्म होता है। चलिए आप लोग जो है बताइए कि क्या मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ? किस तरह से अपनी वीडियो या अपने जो लेक्चर हैं उनको आगे लेकर चल सकता हूँ? अगर कोई हो सजेशन तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।